हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 के पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण का क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या 1, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, एक मिश्रण के विभिन्न अवयवों को निम्नलिखित 2 कारणों से पृथक किया जाता है। पहला, अनावश्यक घटकों को अलग करने के लिए। दूसरा, एक या एक से अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए। उदाहरण के लिए, दुकानों से खरीदा गया अनाज कई अशुद्धियों जैसे पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज आदि से भरा होता है। अनाज को खाद्य बनाने के लिए उसे इन अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। दूसरा उदाहरण होगा, इसी तरह चाय तैयार करने के बाद हमें उसे चाय की पत्तियों से अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा, किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 3, पकने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर, हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। प्रश्न संख्या 4, चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, अलग अलग आकार के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छन्नी सामान्य आकार वाले अवयव को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। पहला, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दें। कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। फिर दूसरा स्टेप होगा, पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इसे निस्तारण कहते हैं। तीसरा स्टेप होगा, हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए एक फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्पंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आटा और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर होगा हाँ, छलनी का उपयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर होगा, पंकित जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। पहला चरण होगा, एक कंटेनर में पंकित जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। दूसरा स्टेप होगा, ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तीसरा स्टेप होगा, महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से छान लेते हैं। इस प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, जिसमें रिक्त स्थान दिए जिसे भरना है। जिसमें पहला है, जिसमें क है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं, तो थ्रेशरिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? निस्पंदन कहलाती है। इसमें निस्पंदन भरा जाएगा। ग है, समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पन, तो थर्ड में वाष्पन भरेंगे। और घ देख लेते हैं, जब पंकित जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसमें निस्तारण भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य अथवा असत्य। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, जिनमें से हमें बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। जिसमें क है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है, यह कथन असत्य है। दूसरा, नमक
तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, ये कथन भी असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्पंदन द्वारा किया जाता है, ये कथन असत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये कथन भी असत्य है। तो इसमें सारे दिए हुए कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जा सकती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डाल लेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे घुलनशीलता भी कम होती है। बर्फ डालने पर नींबू पानी का तापमान कम हो जाता है और इसे चीनी घोलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चीनी घोलने के बाद बर्फ डालनी चाहिए।